Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Abdul Basir. Welcome to my MD-CAT online classes. Dear students, आज हमारा पहला लेक्चर है MD-CAT का और आज हमने पहला जो कंसेप्ट है MD-CAT का, जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, उसको हमने इंशाल्लाह कवर करना है। आज के लेक्चर के अंदर जो इस साल MD-CAT के रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से हम इस लेक्चर को कवर करेंगे और इंशाल्लाह एट द एंड मैं आपको MCQs 20 MCQs हैं वो दे दूंगा, फिर उसकी हम डिस्कशन भी थोड़ी सी कर लेंगे। और इस तरह आज के दिन हमने जो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक उसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है? किसी एलिमेंट के एटम का मैस relative to mass of atom of कार्बन 12। कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ अगर हम किसी एलिमेंट के एटम का मैस को रिलेट करते हैं तो उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैस का नाम देते हैं। इसकी वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज आपने याद रखनी है। इसको AMU से ज़ाहिर किया जाता है और 1 AMU जो इक्वल होता है वो होता है 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर किलोग्राम को ग्राम के अंदर आपने कन्वर्ट करना है तो वो आपके पास बन जाता है 1.661 इंटू 10⁻⁻24। तो यानी किलो की जगह आपने 1000 लगा देना है। उसके बाद इसके फार्मूले हैं, दो फार्मूले हैं। एक मैस ऑफ एन एटम कैसे हम मेजर करते हैं, एटॉमिक मैस को डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मैस निकल आएगा। और अगर आपने दूसरा जो है मैस ऑफ मॉलिक्यूल का कोई मैस आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो उसको कैसे करना है, उसके लिए आपने वही मॉलिक्यूलर मैस लिखेंगे और उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल्स इसकी मैंने बताई हुई हैं। अब ये देखें, आपको कर्सर नजर आ रहा है यहाँ पे, ये मैस ऑफ कार्बन है। कार्बन का मैस कितना होता है एटॉमिक मैस? 12 ग्राम। उसको किस से डिवाइड कर दिया? एवोगैड्रो नंबर से 6.02 10⁻23। तो ये हमारे पास इसका मैस आ गया। ये अपना उबैद अपना माइक ऑफ करें। उबैद अपना माइक ऑफ करें। अच्छा जी, उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस हो रही है। अब ये देखें, इसका मैस आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मैस आ गया। कितना है जी? 1.993 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया कि हमने किस तरह से निकालना है। हमने एटॉमिक मैस को किस पे डिवाइड कर दिया? एवोगैड्रो नंबर के साथ, Na जो है। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो ये है हमारे पास। क्या है कि किसी एटम का मैस आपने फाइंड करना है, एटॉमिक मैस को मल्टीप्लाई करा दें 1 AMU के साथ। यानी अब ये 1 AMU, इसकी वैल्यू आपके पास ये है। अब जरा देखें एटॉमिक मैस, यहाँ पे मैंने सोडियम का लिखा है। सोडियम का एटॉमिक मैस 23, इसको मल्टीप्लाई कराया 1.661 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये आपके पास 3.820 10⁻⁻27 ग्राम यहाँ पे। तो जरा आप देखें, इसी तरह इन दोनों को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसको अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे 23 को तो भी यही आंसर आएगा, और अगर आप इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करा दें ये 1.661 तो फिर भी यही आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। यानी दो फार्मूले हैं, आंसर एक आएगा उनका। उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट है, अगली हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास आइसोटोप्स का। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? अगर किसी एलिमेंट के या किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, उसका एटॉमिक मैस डिफरेंट हो, तो उसको हम आइसोटोप का नाम देते हैं। इसको डिस्कवर किया था सोडे ने, और इसकी चंद एक सिमिलैरिटी क्या है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है,
पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन इसकी एक जैसी है, इसके अलावा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाहिर बात है एटॉमिक नंबर अगर एक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने होंगे। तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट इज दैट सॉरी राब्ता जो है थोड़ा सा मुनक़ता हो गया। उसके बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये भी हमारे पास इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद फर्क क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का फर्क आएगा, हाफ लाइफ का डिफरेंस आएगा, एटॉमिक मास फर्क होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं ये इसमें डिफरेंट आएंगे। अब जरा हम बात करते हैं कि आइसोटोप्स किस किस तरह से हमारे पास मौजूद है। अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स की, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टाटीन, गोल्ड और इसके साथ हीलियम और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके खास तौर पर आपने याद रखने, अगर इन एलिमेंट्स के मुताल्लिक कहीं एमसीक्यू आता है तो आपने याद रखना है ये मोनो आइसोटोपिक होते हैं। इसके लिए याद रखने की क्या बात है कि आप अगर इसको पढ़ें तो ये फ्याज लिखा हुआ है, FIAS फ्याज, और ये आओ तो फ्याज आओ के कितने हैं, 1 आइसोटोप है। इसी तरह बोरान, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके कितने हैं, 2 आइसोटोप हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन एंड हाइड्रोजन, इसके कितने हैं, 3। इसी तरह निकल के कितने हैं, 5। कैल्शियम और प्लेडियम कितने हैं, 6। कैडमियम के कितने हैं, 9। टिन के कितने हैं, 11 और सिल्वर के कितने हैं, 16। तो ये पेट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको आनी चाहिए। आपके MCQs जो MD कैट के अंदर या एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं 2 तरह से होते हैं, एक तो पेट इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, दूसरी जो होती है वो रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो हम दोनों को इंशाल्लाह साथ साथ मैनेज करेंगे। उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया। उसके बाद है आइसोटोप्स के हवाले से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स कितने कितने मौजूद होते हैं। टोटल अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो 580 होते हैं, उनमें से 280 नेचुरल होते हैं और 300 जो होते हैं वो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के जरिए से हम बनाते हैं, यानी वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, उसको हम खुद बनाते हैं। उसके अलावा जो 280 हैं, इन 280 में से 240 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते, जबकि 40 जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव है। तो ये नेचुरल नॉन रेडियो एक्टिव है और ये नेचुरल रेडियो एक्टिव है। अब उसके बाद जो 240 है उसमें से 154 इनका एटॉमिक नंबर भी और इनका एटॉमिक मास भी इवन है, और जबकि 86 जो है वो ओड एटॉमिक नंबर और ओड एटॉमिक मास वाले हैं। अब इसमें कभी कभी 186 का पूछ लेता है तो आपको मक्की सूरतें याद होनी चाहिए। मक्की सूरतें कितनी थी, 86। तो 86 जो है वो आपके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ओड एटॉमिक मैसेज वाले आइसोटोप्स हैं। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को जरा देखिएगा, ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40, आयरन 56, ये एलिमेंट्स मिलके 5 एलिमेंट्स मिलके 50% अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। कितने परसेंट बनाएंगे, 50%। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा जो होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो ऑक्सीजन होता है। तो ये भी बाज़ दफा MCQ में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, बाकी बीच में हमारे टॉपिक्स थे वो हमने इस वजह से छोड़े हैं कि उसमें पूछा नहीं गया। अगला जो टॉपिक है वो मोल का है। मोल का आपको पता होना चाहिए मोल होता क्या है। सबसे पहले मोल हम क्यों बताते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोल। मोल अगर हम किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी जो कि एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो पार्टिकल्स हैं, उसको हम मोल कहते हैं। यानी ये एक बड़ा सा यूनिट है जिसके अंदर अगर किसी चीज के एवोगैड्रो पार्टिकल्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास मोल होता है। या फिर हम क्या कहते हैं, किसी चीज का मास, चाहे वो कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होगा। इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर कोई फार्मूला यूनिट है तो फार्मूला यूनिट मास होगा। उसको हम ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते थे, तो हमने पढ़ा हुआ है पुरानी डेफिनेशंस के अंदर
ये वो मोल के बराबर कहलाता है। यानी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, आयनिक मास को एंड फार्मूला यूनिट मास को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करें तो उसको हम क्या कहते हैं, कि वो हमारे पास मोल कहलाता है। अगर आप इसको जूम भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये फार्मूले बताए गए हैं, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6, इन 6 फार्मूलों से मोल्स दुनिया जहान के आप फाइंड आउट कर लेंगे। पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मोल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि मास ओवर मोलर मास, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी सब्सटेंस का मास उसको मोलर मास पे डिवाइड कर दिया। पहले नंबर पर ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये जो दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, अब यहाँ पे परसेंटेज आपको दी गई है, उस हवाले से आपने चेक करना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, और उसके बाद डिवाइड किससे करना है, एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर देना है। किसी एलिमेंट की परसेंटेज, वो 10 है 20 है जितनी मर्जी परसेंटेज है, उसको आपने डिवाइड अगर कर दिया एटॉमिक मास के ऊपर, तो वो आपके पास क्या चीज आ जाती है, मोल आ जाते हैं। इसी तरह जो तीसरा फार्मूला है, ये तीसरे फार्मूले में देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं उसको आपने डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर के ऊपर। आप जूम करके जरा देख सकते हैं स्क्रीन को। और उसके बाद जो चौथे नंबर के पास हमारे पास फार्मूला है, अब यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस था तो मोलर मास, परसेंटेज को हमने किससे डिवाइड कर दिया था, एटॉमिक मास से। इसी तरह यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको एवोगैड्रो नंबर पे, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यानी अगर हमारे पास गिवन वॉल्यूम है तो उसको मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, तो चौथा फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो गिवन वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम का आ जाएगा। पांचवा जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है मोलैलिटी का, मोलैलिटी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ। अगर मोलैलिटी को मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मोल के बराबर आ जाएगा। उसके बाद जो आखिरी फार्मूला है, अगर आप मोलैरिटी को, अब पहले मोलैलिटी थी अब मोलैरिटी है, मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास मोल आ जाता था। यही तो फर्क था मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर, कि मोलैलिटी जो थी, मोलैलिटी ये वाली, इसमें हम किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट देखते थे, कोई भी सॉल्वेंट है उसका मास देखते थे, तो इस हवाले से उस मास से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते थे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये तो थे हमारे पास जो मोल को आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। और अगर आपको मोल निकालना आ गया तो पहले चैप्टर में से अक्सरियत 50% आपके जो एमसीक्यू होते हैं वो आपके हल हो जाते हैं। उसके बाद जो अगली हमने पढ़ना है नेक्स्ट, वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। पहले हमने कहा था एक मोल में 6.0 to 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल लिखना, पार्टिकल कोई भी चीज हो सकती है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो वो आपने 6.0 to 10⁻23 पार्टिकल्स, कभी अगर पूछ लेता है, वैसे पूछेगा नहीं, इसके यूनिट पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। अब एवोगैड्रो नंबर, इसकी डेफिनेशन हो गई। एवोगैड्रो नंबर का हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कैसे करने हैं, मास ओवर मोलर मास, क्या हो गया, ये मोल हो गया। मोल को हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 6.0 to 10⁻23 पार्टिकल्स के साथ। तो अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी चीज की निकालनी है तो मोल को, उस चीज के पहले मोल निकाल लें। अब मोल हमने पिछले टॉपिक के अंदर देख लिया है, 6 फार्मूले हैं, 6 तरह से हम मोल निकाल सकते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6.0 to 10⁻23 पार्टिकल से हमने क्या कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करा देना है। यानी इस तरीके से पिछला टॉपिक भी कवर हो जाएगा और ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला हमारे पास टॉपिक है, जो यूनिवर्सिटी ने, यूएचएस ने दिया है, वो इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इंपेरिकल फार्मूला आपको पता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। और ये किस चीज के लिए होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, NaCl। अब NaCl के बेतहाशा करोड़ों मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, लेकिन लिखते हैं हम सिर्फ एक NaCl है। क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर सिंपलेस्ट रेशियो देखी है। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड, जैसा कि ग्लूकोज है, जैसा कि आप बेंजीन है, इसी तरह एसिटिक एसिड है, उन सारों के हम क्या करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला चेक करते हैं। इसी तरह कंपाउंड विद जॉइंट स्ट्रक्चर, जैसा कि क्वार्ट्ज है, आपको याद होगा जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको जो सिलिका है,
यानी रेत का जो स्ट्रक्चर है SiO2 का, उस वक्त मैंने आपको बताया था, ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है SiO2 का, लेकिन हम उसका क्या निकाल लेते थे, वो जॉइंट स्ट्रक्चर का जस्ट और जस्ट उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेते थे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम नहीं बता सकते। अब नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं। एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये दो चीजें, आपने इनका करना क्या है, आपने पहले तो टोटल नंबर इसके कितने हैं, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, तो कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन लगा के इसके एटम, फिर इसके एटम, फिर इसके एटम, इन तीनों के एटम को फिर जो सबसे कम वाले हैं उसके साथ डिवाइड कर दें, तो उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाएगी, और उस होल नंबर रेशो को हम क्या कहते हैं। अब ये जरा देखें, इसका CH2O इसका आ गया, सॉरी, इंपेरिकल फार्मूला। इसी तरह ये एस्टिक एसिड का भी वही है, तो यानी ग्लूकोज, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टिक एसिड, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक ही है, वो कौन सा है, CH2O। और आप कैलकुलेट करके मुझे पिक सेंड करना कि आपने किस किस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैलकुलेट किया है, और ये मुझे आपने व्हाट्सएप नंबर पे जो है या ग्रुप के अंदर सेंड कर देना, फिर मैं चेक कर लूंगा। इसी तरह बेंजीन है, इसी तरह इथाइलिन है, या जिसको हम सॉरी इथाइन है, एसिटाइलिन, बेंजीन और एसिटाइलिन, C6H6 C2H2, अब इन दोनों का सेम है, क्या है, CH। इसी तरह आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है, COOH, तो उसका क्या है, CHO2। तो ये भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन तीनों के आपने जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं वो आपने कैलकुलेट करके मुझे सेंड करने हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ ये एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो बताता है। यहाँ पे ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स 6 हैं, इधर भी 6 हैं, लेकिन इधर अगर ये आपको दिया जाता है, ये तो एक से ज्यादा चीजों का हो सकता है CH, यानी ये एसिटाइलिन का भी है, इसी तरह बेंजीन का भी है, तो हमारे लिए कंफ्यूजन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंपेरिकल फार्मूला होता है ये काफी हेल्पफुल तो होता है, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला हमें एटम्स की एक्चुअल तादाद नहीं बताता। अगर एक्चुअल तादाद अगर हमने देखनी है तो वो हमने किस से देखनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, N into इंपेरिकल फार्मूला। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है कंबस्टन एनालिसिस है, ये बुक के अंदर डिटेल है, आपने इसको सारा पढ़ना है बुक से। इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ये फार्मूले जरा देखें, परसेंटेज ऑफ कार्बन है। अब इसमें होता क्या है, पहले फार्मूले हम बाद में देखेंगे, पहले इसमें से इसका जो प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं। ये कंबस्टन एनालिसिस ट्यूब है, उसके अंदर डिफरेंट चैम्बर्स हैं। यहाँ पे आपने ये वाले जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ये आपके पास सैंपल पड़ा हुआ है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है। आपने आगे चैम्बर है मैग्नीशियम परक्लोरेट का, MgClO4 ट्वाइस का। इसका काम जो ही इसको हम बर्न करते हैं यहाँ से, तो ये गैस की फॉर्म के अंदर यहाँ पे आएगा। अब ये इसमें वाटर वेपर्स भी होंगे, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, इसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन तो मिल रही है इसको। अब जब ये इस चैम्बर के अंदर आएगा, ये जिसपे कर्सर नजर आ रहा है, जिसको हम MgClO4 ट्वाइस कहते हैं, अब होगा क्या, यहाँ पे फिजिकल चेंज आना स्टार्ट हो जाएगी। अब फिजिकल चेंज कैसे आएगी कि यहाँ पे मैग्नीशियम परक्लोरेट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो ही एब्जॉर्ब कर लेगा, पीछे बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड और फिर बचेगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को हमने करना कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ 50% KOH रख दिया। अब 50% KOH का मतलब क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है। आपको पता है कि जैसा कि कार्बोनिक एसिड बना देती है H2CO3, जब ये हवा के अंदर ज्यादा मिकदार में हो कार्बोनिक एसिड होगा। और एसिड रेन चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि ऑक्साइड सल्फर के और नाइट्रोजन के ये एसिडिक रेन, यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर है। अब ये देखिए KOH है, कौन सा KOH, 50% KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ पे तो जस्ट फिजिकल चेंज आ रही थी, और यहाँ पे कौन सी चेंज आ रही है, यहाँ पे जो चेंज आएगी इस जगह के ऊपर वो हमारे पास केमिकल चेंज है। यानी दोबारा से क्लियर कर लें कि जब हम बात करते हैं कंबस्टन एनालिसिस की, तो ये MCQs में पूछ सकता है कि फिजिकल चेंज कहाँ पे है, केमिकल चेंज कहाँ पे है। तो अब जरा देखें 50% KOH अगर आपने यहाँ पे रखा तो ये एसिड है और ये बेस है, तो इन दोनों के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यानी केमिकल रिएक्शन के जरिए से ये यहाँ से निकल जाएगी। और उसके बाद जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है वो वैसे साइड पे हो जाएगी। अब आ जाए इनके फार्मूलाज की तरफ।
अब कैसे फार्मूलाज की तरफ हमने आना है, अब जरा देखें, हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन चेक करनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चेक करनी है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चेक करनी है। अब हमने कैसे करना है, सबसे पहले हमने चूंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस के अंदर इस हवाले से अब होगा क्या, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनेगी उसका मैस यहाँ पे कर लेंगे, ऑब्जर्व मैस जो होगा। इसके अलावा जो मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो चीज हमने यहाँ पे रखी थी सैंपल के तौर पर, उसके मैस के साथ उसको डिवाइड कर दिया। अब कार्बन का मैस कितना होता है, हमने CO2 में से सिर्फ कार्बन को चेक करना है, इस ऑक्सीजन को नहीं करना, तो इस हवाले से हमने 12 लगा दिया कार्बन का मैस। और टोटल मैस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक इस फार्मूले के जरिए से परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड कर लेंगे। यानी आपको जो मैस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितनी मैस थी, कितना KOH यूज हुआ, तो वहां से आपने चेक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने यहाँ पे रखा था उसको हमने करना है, फिर कार्बन 12 और कार्बन 12/44 के साथ हमने और 100 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा। दूसरे फार्मूले के अंदर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था वैसे यहाँ पे H2O आ गया, जैसे यहाँ पे कार्बन हमने फाइंड करना था तो 12 लिखा, यहाँ पे H2 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हमने लिख लिया, और ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर का मैस कितना होता है 2 + 16 कितना हो जाएगा 18, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो ये आपके पास क्या चीज रह जाएगी, दूसरा फार्मूला आ जाएगा। अब दो चीजें आपने फाइंड आउट कर ली हैं, ये दो तो एक तरह के फार्मूले से यूज होता है, लेकिन ये जो चीज है यहाँ पे इसकी परसेंटेज, ये वाली परसेंटेज उस फार्मूले के तहत नहीं होगी, तो ये किसके तहत होगी, इसके लिए हमने इन दोनों की परसेंटेज को प्लस कर लेना है, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को प्लस करके 100 में से इन दोनों के टोटल को सम को माइनस कर देना है, हमारे पास जो तीसरी चीज है वो आ सकती है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमने आपको केमिस्ट तो नहीं बनाना, जस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, एंटर करवाना है, तो उस हवाले से इसको डिटेल डिस्कस इस वजह से। अब प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, अगर कोई ऑर्गेनिक चीजें कोई और अदर देन दिस वन पड़ी होंगी तो 100 में से उसकी भी तो परसेंटेज होगी, तो वो परसेंटेज, लेकिन जहाँ पे आपके रिक्वायर नहीं है इस हवाले से उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे। उसके बाद जो आगे आपका टॉपिक है वो है स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आप चेक करते हैं, यानी अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स के कितने मोल बने हैं, याद रखना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए से, अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है तो आप नहीं करेंगे। इससे मैंने MCQ दिया हुआ है जो लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो MCQ इसी टॉपिक में से है कि ब्यूटेन है, 2 मोल ब्यूटेन के हैं, तो कितने मोल आपको ऑक्सीजन जरूरत होंगे उसकी कंप्लीट कंबस्टन के लिए, तो ये हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बाज दफा ये वाली जो चीजें, ये 3 बातें लिखी हुई हैं, ये बातें एज इट पूछ लेता है, वो पूछता है कि अजम्पशन के अंदर वो कौन कौन सी अजम्पशन है या कौन सी अजम्पशन नहीं है, तो उनमें से ये 3 ऑप्शन दे देता है। तो याद रखना इसके लिए जो अजम्पशंस हैं, पहली ये है कि जितने रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट हों प्रोडक्ट्स के अंदर, ये ना हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में ही ना आ जाए, फिर साइड रिएक्शन नहीं ना हो, नो साइड रिएक्शन, फिर लॉ ऑफ जो कंसंट्रेशंस हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी ओबे करने चाहिए। इसको जरा कंजर्वेशन लिख लें, पूरा लिख लें, CONSERVATION। सॉरी, एक डिस्टर्बेंस आ गई थी, तो वो नेट की तरफ से कोई इशू आ गया, नोटिफिकेशन आ गया था। अभी हमारे पास 9 मिनट हैं इस सेशन के, और उसके बाद दोबारा सेशन होगा, अभी मैं लिंक सेंड करूंगा, तो उसमें भी हमने चेक करना है। अभी 9 मिनट्स हैं, तो इस 40 मिनट का ऑटोमेटिकली ऑफ कर देते हैं जूम वाले। उसके बाद
हम डिस्कस कर रहे थे अजम्पशन के ऊपर। तो पहले नंबर पर क्या है, ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जितने रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट्स में चले जाएं। दूसरे नंबर पर साइड रिएक्शन ना हो। तीसरे नंबर पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम बात करते हैं कि जितना रिएक्टेंट है उतने प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी अगर रिएक्टेंट के 16 ग्राम्स हैं प्रोडक्ट के भी 16 बनेंगे, रिएक्टेंट के 10 ग्राम्स हैं प्रोडक्ट के भी 10 बनेंगे। तो यानी जितना मास एक हालत से दूसरी हालत में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना क्रिएट होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। और डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या था, कितनी प्रोपोर्शन के अंदर उसमें जो जो चीजें मौजूद हैं। यानी अगर हम वाटर की एग्जांपल देखें, अगर हम वाटर चाहे आइस की फॉर्म में ले लें, चाहे वाटर हम ले लें वेपर्स की फॉर्म में, या हम लिक्विड की फॉर्म में ले लें, तो उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम होगी। तो वो डेफिनेट प्रोपोर्शन खास तनासब के साथ होती हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये नो आइडिया अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन के मुतालिक बिल्कुल नहीं बताता, फिर इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन के मुतालिक भी नहीं बताता, कंडीशन के मुतालिक भी नहीं बताता, मैकेनिज्म भी नहीं बताता। यानी वो कहता है अच्छा बाज दफा कोई ऐसी चेंजेस आ जाती हैं सिस्टम के अंदर जो यानी ऐसी केमिकल इक्वेशन चेंजेस शो कर रही होती है जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट में होती नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो इसको बुक से जरा सारा टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद है नेक्स्ट जो है, अब आपके पास फार्मूलाज आ गए हैं। अब कौन से फार्मूलाज हैं, जरा इसको यहां तक तो था हमारे पास चैप्टर नंबर 1। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। अब चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास कौन सी चीज है, पहले परसेंटेज कंपोजिशन। किसकी? परसेंटेज कंपोजिशन वेट बाय वेट। क्या मतलब, वेट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट ऑफ वेट ऑफ सोल्यूशन, यानी सल्यूट का मैस और सोल्यूशन का मैस, उन दोनों का मैस। अब उसका फार्मूला जरा देखें। फार्मूले में क्या होगा कि परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर है, मैस ऑफ सल्यूट, उसको डिवाइड कर देना है मैस ऑफ सोल्यूशन। कितना मैस सल्यूट का था, कितने मैस सोल्यूशन का है, सॉल्वेंट का नहीं है, ठीक है, याद रखना सोल्यूशन का। सो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। दूसरा फार्मूला वेट बाय वॉल्यूम क्या था कि वेट ऑफ सल्यूट, ऊपर सल्यूट आएगा नीचे हमेशा सोल्यूशन आएगा, याद रखना, ऊपर सल्यूट बस, बाकी आपने वॉल्यूम और वेट का फर्क करते जाना है, फार्मूला वही है। यानी इधर मैस ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम हम कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जरा देखें वॉल्यूम बाय वेट है, तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, जो चीज ऊपर है वो सल्यूट है, जो चीज नीचे है वो सोल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट मैस ऑफ सोल्यूशन, और उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये आपके पास चौथा इसका जो है फार्मूला आ गया। उसके बाद अगले नंबर पर मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर या पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी किसी सल्यूट के मोल्स। अब मोल्स हमने 6 फार्मूले मैंने बताए हैं जो कि काफी अहम है। तो उन 6 फार्मूलों को के जरिए अगर आप मोल निकाल लेते हैं तो बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। अब जरा देखें यहाँ पे आपके पास इसका पहला मोलैरिटी को कैपिटल एम से जाहिर किया, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम और इसके दरमियान में ये रिलेशनशिप है। अब याद रखना यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब के अंदर हो, या फिर अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर करना है तो फिर क्या होगा, फिर इसका अगला हम देखते हैं। अच्छा जी, मैस ऑफ सल्यूट, अब इसको ये है मोल, मोलर मैस ऑफ, ये वाला जो फार्मूला है ये किसका है, मोल का है। मोल के बाकी भी 5 फार्मूले हैं वो याद रखना, आपकी वाकफियत जस्ट इससे है। उसके बाद 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपने करना है, या आपके पास स्टेटमेंट आई हुई है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो आपने 1000 ओवर जितने सेंटीमीटर दिया गया है उतना कर लेना। तो ये अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखना जरा फैक्टर। तो इस हवाले से इस फार्मूले को भी जरा लिख लें अभी, या ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वहां से दोबारा जो चीज रह जाए तो वहां से पूछ लेना। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो आप सबके पास है। यूनिट क्या होते हैं मोलैरिटी के, मोल पर डीएम क्यूब। अब मोल पर डीएम क्यूब ये इसके यूनिट आ गए। उसके बाद ये वाला चीज, इस चीज को जरा देखें। अब ये मैंने आपसे सवाल भी एक क्विज के अंदर पूछूंगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी वो डिक्रीज हो रही है, वजह क्या होगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका यानी टेम्परेचर का और मोलैरिटी का इनवर्स रिलेशन है, वजह क्या है। तो ये आपने क्विज के तौर पर मुझे बताना है, और जो यूट्यूबर्स हैं
उन्होंने नीचे कमेंट के अंदर लिख लेना है। उसके बाद बाकी जो है अगले केस के ऊपर आपके पास जो अगला फार्मूला है मोलैरिटी का, परसेंटेज अगर कोई दी गई है तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज जितनी है 10%, 5%, 12% जो भी है वो परसेंटेज लिख लें। उसके बाद मोलर मास ऑफ सल्यूट लिख लें, ये जो सल्यूट है उसका मोलर मास कितना है। यानी आपसे वो कहता है 5% NaCl सोल्यूशन है तो 5% यहाँ परसेंटेज लिख ली, और मोलर मास NaCl का 58.5 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, तो जो भी चीज आएगी वो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, वो आपके पास उसकी मोलैरिटी आ जाएगी। इसी तरह अब ये तो बात थी एक ही सोल्यूट था, अब सोल्यूट मिक्स हो फिर क्या करेंगे, यानी एक सोल्यूट, दो सोल्यूट, यानी एक सोल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास NaCl भी मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है, सुक्रोज भी मौजूद है, तो फिर हम मोलैरिटी कैसे चेक करते हैं, उसके लिए फार्मूला है M1V1 M2V2, इसी तरह M जितने आते जाते हैं उतने लिखते जाएं, और V1 हर एक का वॉल्यूम लिखते जाएं, V1 ओवर V2 ओवर V3, तो वो लिख के तो ये आपके पास फार्मूला आ जाता है तीसरा। तो ये 3 फार्मूले हैं बेसिकली, इन्हीं फार्मूले को फार्मूलाज की जरा प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो काम है वो आसान है। और अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसका आखिरी जो टॉपिक है वो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, यानी जो कॉन्सेप्ट 1 था फिजिकल केमिस्ट्री का, मोल फ्रैक्शन क्या होती है। बेसिकली ये दो चीजों के दरमियान में रेशो है, किस किस के दरमियान में, इंडिविजुअल मोल्स के नंबर ऑफ इंडिविजुअल मोल टू द नंबर ऑफ टोटल मोल। अब मोल आपको पता है आप किस तरह निकाल सकते हैं, तो अगर मोल 6 फार्मूलों से निकल जाते हैं तो फिर तो आपके पास ये बाकी अगली सारी चीजें आ जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है कि आपको मोल के ऊपर काफी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो ये रेशो बिटवीन इंडिविजुअल मोल टू द टोटल मोल, इंडिविजुअल मोल और टोटल मोल के दरमियान रेशो है। अब यहाँ पे देखें इसको रिप्रेजेंट एक्स से करते हैं, आपने एक चीज की बतानी है तो एक्स से, ये ए बी सी, एक्स ए का Na ओवर NT, यानी पहले कंपोनेंट का टोटल से टोटल नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड कर देना। याद रखना इसका यूनिट नहीं होता वाई, क्योंकि ये दो चीजों के दरमियान में रेशो है। फिर ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर जितना मर्जी है मोल्स के लिहाज से हमने चेक करना है। 10 मोल 100 सेल्सियस पे भी 10 मोल होगा, और 10 सेल्सियस पे भी 10 मोल होगा, 0 सेल्सियस पे भी 10 मोल होगा, तो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद याद रखना अगर सारे मोल फ्रैक्शन को XA XB XC यानी 1 2 3 4 जितने मोल फ्रैक्शन है उनको सम कर लेंगे तो वो हमेशा यूनिटी के इक्वल आ जाएंगे। और जो मोल परसेंटेज है वो उसका जो फार्मूला है मोल परसेंटेज का, आप मोल फ्रैक्शन और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। यानी अगर 1/3 है तो 3 चीजें हैं उसमें से 33% एक है, 33% दूसरी है, 33% तीसरी है, या आप उसको 1/3 आ रहा है तो मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो परसेंटेज मोल परसेंटेज आ जाएगी। आखिरी मिनट रह गया, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सम ऑफ मोल परसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 100। अगर हम सारों को मोल परसेंट को अगर हम करेंगे तो वो हमेशा 100 के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन फॉर गैस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है और टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर है, तो उस पार्शियल प्रेशर के जरिए से हम किसी गैस के लिए जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। अब लास्ट मिनट हमारा चल रहा है तो आगे इसके जो अगली हमारे पास वीडियो होगी, जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह तो थोड़ा सा मैं आपको अगले टॉपिक के हवाले से भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस हैं वो मैंने पेज एक प्रिंट तस्वीर ली हुई है, वो तस्वीर आपके साथ शेयर करनी है। तो अभी रिकॉर्डिंग जो है वो ख़त्म करने लगे हैं।